हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट 5। ये हमारा कोर्स 2 है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो इसकी बाकी की 4 यूनिट्स मैंने पहले करवा दी थी। ये 5th यूनिट है, ठीक है। 5th यूनिट पे हमको पढ़ना है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली कॉम्बिनेशंस बनेंगे। हम एमडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की एक पर्सन है, उसको 2 या फिर एक या एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अगर एक इंडिविजुअल है, उसको 2 चीज़ें हैं। जैसे अगर उसको आईडीडी है तो उसके साथ एक और डिसेबिलिटी है, तो उसको एएसडी है तो उसके साथ एक और डिसेबिलिटी है, तो उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो जाएंगी, हम ये पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 है 5.1। इसमें हमको पढ़ना है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। यानी कि यहाँ पे बच्चों को क्या है, आईडीडी है, ठीक है। अब आईडीडी का किसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, पहला सेंसरी इम्पेयरमेंट के साथ, फिर एएसडी के साथ, फिर लोकोमोटर इम्पेयरमेंट के साथ, फिर एनी अदर डिसेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सारी पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है कि अगर एक बच्चा है, उसको आईडीडी है और उसके साथ साथ उसको सेंसरी इम्पेयरमेंट भी है। सेंसरी इम्पेयरमेंट है जैसे उसको वीआई है या फिर एचआई है, मीन्स उसके सेंसरी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सेंसरी इम्पेयरमेंट। इट कैन बी विजुअल, इट कैन बी हेयरिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। बच्चे को बहुत लिमिटेड हो जाता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना, और वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, तो कैसे बाहर की इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा, एक्सेस करेगा, तो ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। डिलेड कंसेप्ट फॉर्मेशन ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। अब वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से वो जो कंसेप्ट सीख रहा है वो भी डिले हो जाता है, यानी कि उसको बहुत लेट समझ आता है। नेक्स्ट, रिक्वायर मल्टी सेंसरी लर्निंग। फिर उसको क्या चाहिए, मल्टी सेंसरी लर्निंग चाहिए। मीन्स उसको मल्टीपल वेज में सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। टेक्टाइल, ऑडिटरी, विजुअल एड्स, हेयरिंग एड्स, सारी एड्स यूज़ करनी पड़ती है उनके साथ। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, उस बच्चे को कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आती है, तो इसके लिए हम उसके साथ एएसी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। नीड फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग। तो इसके लिए हमको उसके लिए स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना चाहिए। मीन्स उसको पता होना चाहिए कि अभी वो उठा है तो उसे ब्रश करनी है, फिर उसको बाथ लेना है, फिर उसको ब्रेकफास्ट करना है, फिर उसको स्कूल जाना है, फिर वहाँ पे उसका एक रूटीन। तो हमको क्या करना है, उसका एक रूटीन सेट करना है जो स्ट्रक्चर्ड हो। इससे क्या होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस होगी। ये सारी चीज़ें हम करते हैं अगर एक बच्चा है उसको आईडीडी प्लस कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगर आईडीडी वाले बच्चे को एएसडी भी हो जाए, यानी कि कॉम्बिनेशन बन जाए आईडीडी प्लस एएसडी का। एएसडी मीन्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। यहाँ पे बच्चे को क्या क्या डिफ़िकल्टी होती है, सबसे पहला डिफ़िकल्टी विद सोशल कम्युनिकेशन। तो सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन, स्ट्रगल्स विद चेंजेस। जब आप उसका स्ट्रक्चर्ड यूनिट रूटीन बनाओगे, उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे चेंजेस में। सेंसरी सेंसिटिविटी, वो सेंसेस से बहुत सेंसिटिव होगा, जैसे उसको ज़्यादा लाइट से प्रॉब्लम होगी, कम लाइट से प्रॉब्लम होगी, साउंड से प्रॉब्लम होगी, टेक्सचर से, मूवमेंट से। तो ये क्या है, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें चल रही होंगी उसको कहीं ना कहीं वो उसको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एंगेज इन रेपिटेटिव बिहेवियर। वो सबसे ज़्यादा क्या शो करेगा, रेपिटेटिव बिहेवियर शो करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, फिक्सेशन ऑन स्पेसिफिक इंटरेस्ट। आपको उसके इंटरेस्ट पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जैसा उसका इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से उसको एक्टिविटी कराओ, वरना वो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेगा। स्ट्रगल्स विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजिंग कंसेप्ट। उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में और जनरलाइज कंसेप्ट को जनरलाइज करने में। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है फीलिंग्स के बारे में। जैसे आप मैथ्स कर रहे हो या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो जिसमें हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब होता है, जैसे फीलिंग्स है, वो चीज़ें जिनको हम टच या फील नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मैथ्स में लिखे जाएं तो हम एक्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं। तो एक्स क्या है, एक ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। उसको इन सारी चीज़ों में भी डिफ़िकल्टी होगी, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। अगर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, एडीडी प्लस फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाए, लोकोमोटर मीन्स मोशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड मोबिलिटी अफेक्ट एक्सेस टू मटेरियल एंड एक्टिविटीज़। अब वो लिमिटेड मोबिलिटी कर पाएगा,
ज़्यादा चल फिर नहीं पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, तो उसका एक्सेस अफेक्ट हो जाएगा। मीन्स क्या पता वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना कर पाए, किसी मटेरियल में पार्टिसिपेट ना कर पाए, तो वो नहीं कर पाएगा, वो रह जाएगा। ये फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज इम्पैक्ट राइटिंग एंड हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स। अगर उसके फाइन मोटर में डिफ़िकल्टी है तो वो राइट नहीं कर पाएगा, ठीक है, हैंडल नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को। फटीग एंड लो एंड्योरेंस रिक्वायर फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। अगर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है, उसका एंड्योरेंस लो हो जाएगा, ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएगा, तो उसको ज़्यादा ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मे नीड असिस्टिव डिवाइसेस, उसको असिस्टिव डिवाइसेस की यूज़ करने का, असिस्टिव डिवाइसेस की भी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे व्हील चेयर है, एडेप्टिव कीबोर्ड्स है, एसी है, उसको असिस्टिव डिवाइसेस भी चाहिए होंगे। सोशल पार्टिसिपेशन में भी अफेक्टेड, इससे उसका सोशल पार्टिसिपेशन अफेक्ट होगा। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो स्कूल में है, ठीक है, लंच टाइम हुआ, कुछ बच्चे ग्राउंड में खेलने चले जाते हैं, कुछ बैठ के लंच करते हैं, कुछ कहीं और चले जाते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको अगर ग्राउंड में खेलने जाना है तो उसको व्हील चेयर चाहिए या फिर कोई और सपोर्ट चाहिए, तो क्या रह जाएगा, उससे आउट रह जाएगा, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट अदर डिसेबिलिटीज़, अगर उसको अदर डिसेबिलिटीज़ है आईडीडी के साथ, जैसे सीजर्स डिसऑर्डर है, सीजर मीन्स फिट्स आना, दौरे पड़ना, एडीएचडी है, हाइपर एक्टिव डेफिशिएट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो कुछ ज़्यादा हाइपर रहता है, ठीक है। इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे बच्चे को उसके इमोशन और कुछ बिहेवियर में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अगर उसको अदर डिसेबिलिटीज़ आईडीडी के साथ, तो उसके साथ क्या होगा, सीजर्स के केस में उसको लर्निंग इंटरप्शंस आएंगे, मीन्स वो पढ़ नहीं पाएगा ढंग से। फटीग होगा, फटीग मीन्स लेजी होगा। मेमोरी इश्यूज आएंगे, जल्दी भूल जाएगा चीज़ों को। एडीएचडी में इनअटेंशन मीन्स ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएगा। इम्पल्सिविटी, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव रहेगा। नेक्स्ट हाइपर एक्टिव बिहेवियर शो करेगा। डिफ़िकल्टी फोकस में उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर इमोशनल बिहेवियरल डिसऑर्डर है तो क्या होगा, एंजाइटी होगी, एग्रेशन दिखाएगा, विड्रॉल होगा, इमोशनल रेगुलेशन चैलेंजेस होंगे उसके साथ। नेक्स्ट आता है जनरल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। अगर उसको कोई लर्निंग डिसेबिलिटी होती है तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में क्या होगा, स्लो कॉग्निशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, उसको रिटेनिंग मीन्स याद रखने में प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लिमिटेड कम्युनिकेशन हो जाएगा, मीन्स उसको एएसी की भी नीड पड़ सकती है। डिपेंडेंसी ऑन स्ट्रक्चर्ड एंड रिपीटेटिव रूटीन फॉर लर्निंग, तो वो डिपेंड रहेगा, ठीक है, उसको स्ट्रक्चर्ड रूटीन की ज़रूरत होगी और रिपीटेटिव रूटीन की ज़रूरत होगी ताकि वो चीज़ों को भूल ना जाए, को बार बार रिपीट कराना पड़ेगा। रिक्वायर इंडिविजुअलाइज्ड मल्टी सेंसरी एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टीचिंग मेथड्स। अब उसको इंडिविजुअलाइज्ड रिक्वायरमेंट रहेगी, मीन्स उसको अलग से सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अलग से अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है, उसको इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करानी पड़ेगी, मल्टी सेंसरी का यूज़ करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट टीचिंग, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको सपोर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों करेंगे, अगर एक बच्चा है उसको आईडीडी प्लस कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे हमने इन सब के बारे में पढ़ा। तो अगर आपका इसका क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आपको कोई भी एक आईडीडी दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे कि चाइल्ड है उसको आईडीडी प्लस ऑटिज्म एएसडी है या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट है, तो आप उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो मैंने ये 5 लिखी हुई हैं आपके लिए, सब में 5 हैं। आप ये तो लिखोगे, आप इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देना, ठीक है, बस यही है इसमें। हमारी 5.1 ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम आते हैं 5.2 पे। 5.2 क्या कहती है, लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। अब की बार इसके साथ कॉम्बिनेशन करना है हमको, लोकोमोटर इम्पेयरमेंट के साथ। लोकोमोटर इम्पेयरमेंट क्या होता है, एनी फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोटर इम्पेयरमेंट। उसके किस किस के साथ कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट एएसडी के साथ, सेंसरी इम्पेयरमेंट के साथ और कोई अदर डिसेबिलिटीज़ के साथ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है, ठीक है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होता है, जब मोबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है, एक पर्सन है वो चल फिर नहीं सकता, तो उससे क्या होगा, उसका लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, मीन्स वो अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा क्लासरूम में। फैटीग रहेगा, लेजी रहेगा, लो इंड्योरेंस हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन नहीं पे कर पाएगा, फ्रीक्वेंट ब्रेक चाहिए होंगे, मीन्स उसको ज़्यादा ब्रेक चाहिए होंगे, ठीक है। फाइन मोटर
डिफ़िकल्टी इम्पैक्ट्स द राइटिंग, अगर उसको फाइन मोटर डिफ़िकल्टी है तो वो लिख नहीं पाएगा, उसको टूल्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, जैसे असिस्टिव डिवाइसेस है की ज़रूरत पड़ जाएगी। रिक्वायर अडेप्टिव सीटिंग, उसको सिटिंग में भी अडेप्टिव करना पड़ेगा, हमें उसके लिए सीटिंग भी अडेप्ट करनी पड़ेगी। क्लासरूम मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी ताकि वो एक्सेसिबल हो पाए, सारी चीज़ें वो यूज़ कर पाए। नेक्स्ट सॉरी, अगर उस बच्चे को फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ साथ ASD भी होता है तो क्या होगा? अगर उसको ASD भी होता है तो उसको सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, मे बी नॉन वर्बल। ओके, उसको सेंसरी सेंसिटिविटी होगी। सेंसिटिविटी मीन्स अगर लाइट ज़्यादा है, लाइट कम है, नॉइज़ ज़्यादा है, नॉइज़ कम है, कोई टच कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, ठीक है, वो डिस्ट्रेस रहेगा। प्रेफर स्ट्रक्चर्ड रूटीन, तो हमें उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना है, ठीक है, ताकि वो ट्रांजिशन में स्ट्रगल ना कर पाए। जैसे आप उसका एक रूटीन बना दो और उसको बोलो कि रोज़ वही फॉलो करें, ठीक है, अगर उसके रूटीन में थोड़े से भी चेंजेस हो गए तो उसको ट्रबल होगा। नेक्स्ट, इंगेजेस इन रिपीटेटिव बिहेवियर, वो रिपीटेटिव बिहेवियर में ज़्यादा इंगेज रहता है, तो इसके लिए आप क्या करो, उसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फिक्सेशन कर दो। मीन्स उसको वो चीज़ें कराओ जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो वो अच्छे से कर पाता है, हैप्पीली कर पाता है, तो वो ज़्यादा बिहेवियर शो नहीं करेगा। डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में डिफ़िकल्टी होगी, एंड जनरलाइजिंग कंसेप्ट में भी डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट, अगर बच्चे को सेंसरी इम्पेयरमेंट होता है एडिशनली तो क्या होगा, लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, ऑडियो वीडियो को वो लिमिटेड एक्सेस कर पाएगा, तो उसके अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। उसको टेक्टाइल, विजुअल और ऑडिटरी लर्निंग एड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे लिए उसको ब्रेल, साइन लैंग्वेज असिस्टेड डिवाइसेस की नीड पड़ेगी। डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन नॉइसी एंड विजुअली कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट, तो डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस इन नॉइसी, तो उसको जो नॉइसी इन्वायरमेंट है या फिर कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है उसमें भी उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। नेक्स्ट, अदर पॉसिबल डिसेबिलिटीज़, और जो पॉसिबल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है उसमें इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आ सकता है, IDD, और ADHD और एपिलेप्सी। इसमें क्या क्या होता है, स्लो कॉग्निशन प्रोसेस हो जाता है, मीन्स जो बच्चा है उसको इन्फॉर्मेशन लेने में या फिर याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इन अटेंशन, वो इन अटेंशन ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं पे कर पाता, इम्पल्सिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है। इफ़ ADHD इज प्रेजेंट, अगर उसको ADHD है तो वो हाइपर रहेगा, इम्पल्सिव रहेगा और अटेंशन भी पे नहीं करेगा। सीजर डिसऑर्डर, जिसको एपिलेप्सी बोलते हैं, इट मे कॉज इंटरप्शन इन लर्निंग एंड मेमोरी इश्यूज, तो इसमें आपको अगर वो बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है उसमें भी इंटरप्शन होंगे, उसमें भी डिफ़िकल्टी होगी और मेमोरी इश्यूज होंगे, वो जल्दी भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। नेक्स्ट, जनरल लर्निंग नीड्स, जनरल लर्निंग नीड्स मीन्स कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको अगर, तो उसके लिए हमको मल्टी सेंसरी का यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग अप्रोचेस लगानी पड़ेगी, जैसे विजुअल शेड्यूल्स देना, AC का यूज़ करना, असिस्टिव टेक का यूज़ करना। प्रेडिक्टेबल रूटीन्स, उसके रूटीन्स को बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रखना, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना। अडेप्टिव फिजिकल लर्निंग इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, उसको अडेप्टिव फिजिकल इन्वायरमेंट देना, लर्निंग इन्वायरमेंट देना। पीयर असिस्टेड लर्निंग, उसको सोशली पढ़ाना, ग्रुप में पढ़ाना, ताकि उसके सोशल स्किल्स इंक्रीज़ हो, इंटरेक्शन इंक्रीज़ हो, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें करते हैं अगर एक बच्चे को IDD के साथ साथ ASD हो जाए या फिर सेंसरी इम्पेयरमेंट हो जाए या फिर अदर डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन है ASD के साथ। ASD के साथ कौन कौन है, सेंसरी इम्पेयरमेंट, एनी अदर एनी अदर डिसेबिलिटीज़, ओके। इसमें क्या क्या होता है, बच्चे को कम्युनिकेशन चैलेंजेस होते हैं। कम्युनिकेशन चैलेंजेस मीन्स उसको वर्बली या फिर नॉन वर्बली डिफ़िकल्टी होगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम AAC का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ होगी, सेंसरी में जो, जैसे अगर वो हाइपर एक्टिव है या फिर हाइपो एक्टिव है, ठीक है, उसको सेंसेस में अगर लाइट ज़्यादा है, लाइट कम है, नॉइस ज़्यादा है, नॉइस कम है, मूवमेंट हो रही है कहीं कहीं, तो वो उसको सेंसरी प्रोसेसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, कॉग्निशन वेरिएबिलिटी, कॉग्निटिव वेरिएबिलिटी मीन्स अनइवन लर्निंग प्रोफाइल्स, मीन्स कोई बच्चा है वो जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा है वो लेट सीखता है, ठीक है, उसको डिले होता है, मीन्स ज़्यादा अच्छे से वो कैच नहीं कर पाता है चीज़ों को, कॉग्निटिवली वो वेरिएबल रहता है। नेक्स्ट, मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लिमिटेड मोबिलिटी हो सकती हैं, कोऑर्डिनेशन इशू हो सकता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकती है उसके साथ। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन डिफ़िकल्टीज़, उसको सोशली इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, वो ज़्यादा सोशली बात नहीं कर पाएगा, फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा, ग्रुप में एंगेज होकर एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। बिहेवियरल चैलेंजेस होंगे उसके साथ, रिपीटेटिव बिहेवियर शो करेगा, रेजिस्टेंस टू चेंज, अगर कोई चेंज हो रहा है तो ज़्यादा एकदम से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी।
एंड फॉर सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्शंस, उसको सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्शंस में भी डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट, लिमिटेड अटेंशन स्पैन, ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएगा, डिफिकल्ट फोकस में डिफ़िकल्टी होगी, एक टास्क ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर पाएगा। लिमिटेड अटेंशन स्पैन, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो लिमिटेड हो जाएगा, उसको डिफ़िकल्टी होगी एक फोकस करने में, एक ही टास्क पे टिके रहने पे, ठीक है, वो एक टास्क ज़्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाएगा, वो एक्टिविटीज़ को स्विच करेगा। हेल्थ रिलेटेड कंसर्न होंगे, अगर उसको एपिलेप्सी है, फीडिंग इशू रहेगा, फटीग रहेगा, मीन्स थोड़ा लेजी रहेगा। डिपेंडेंस ऑन रूटीन, जो उसको हमें प्रेफर करना चाहिए कि उसका एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो, ठीक है, क्लियर एक्सपेक्टेशंस हो उसके साथ। नीड्स फॉर इंडिविजुअलाइज सपोर्ट, उसको इंडिविजुअलाइज सपोर्ट की नीड रहेगी। मल्टी सेंसरी टीचिंग हम उसको दे सकते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टिव मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लर्निंग कैरेक्टर्स ऑफ स्टूडेंट्स विद ब्लड डिसऑर्डर्स। ओके, अब हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है जिनको ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। ब्लड डिसऑर्डर में हमारे पास होता है हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज विद अदर कॉम्बिनेशंस, ठीक है, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है उनको हेल्थ रिलेटेड बहुत चैलेंजेस होते हैं, फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं उनके साथ, जिनको ब्लड डिसऑर्डर होता है। ब्लड डिसऑर्डर मींस काइंड ऑफ, ये भी डिसेबिलिटीज़, आजकल ये भी डिसेबिलिटीज़ ही नहीं आ गया है, जब से पहले हमारे पास 7 डिसेबिलिटीज़ थी, फिर 21 हो गई, तो इनको भी ऐड किया गया डिसेबिलिटीज़ में, नाउ दे आर डिसेबिलिटीज़। तो इसमें क्या क्या आता है, हेमोफीलिया आता है, थैलेसीमिया आता है और सिकल सेल डिजीज़ आती हैं, ठीक है। ओके, हमें इसमें फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या आता है, फैटीग एंड लो एनर्जी। यहाँ पे क्या हो जाता है, फैटीग हो जाते हैं, लो एनर्जी हो जाती है, मीन्स हम लेजी रहते हैं, अनीमिया हो गया, फिर क्रोनिक पेन हो गया, ठीक है, इन सारी चीज़ों में होता है ये। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म। फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म क्यों, क्योंकि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो बच्चा बार बार छुट्टी करेगा, ठीक है, वो एकदम कॉन्टिन्यूस नहीं हो पाएगा, वो एब्सेंटिज्म में आ जाएगा, मीन्स वो ज़्यादा देर तक एब्सेंट रहेगा, दिन तक एब्सेंट रहेगा, उसको हॉस्पिटल विजिट करने पड़ेंगे, पेन एपिसोड्स आएंगे, उसको कभी उसको दर्द होगा, ठीक है। पेन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, उसके पेन रहेगा जॉइंट्स में, इन सब में उसको प्रॉब्लम होगी, स्पेशली एससीडी एंड हेमोफीलिया। अगर उसको हेमोफीलिया या फिर उसको एससीडी है तो इन सब चीज़ों में होगा। इट अफेक्ट्स द मूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन, जिससे कि उसकी मूवमेंट और पार्टिसिपेशन भी अफेक्ट होगा। रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का रिस्क रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोथ और वीकनेस रहेगी, डिले ग्रोथ हो जाएगी और वीकनेस रहेगी। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव एंड लर्निंग चैलेंजेस, उसको कॉग्निटिवली भी चैलेंजेस रहेंगे, वो सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। कंसंट्रेशन इश्यूज रहेंगे, पेन रहेगा, फैटीग रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी स्लो हो जाएगी। नीड फॉर फ्रीक्वेंट ब्रेक, उसको बार बार ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। डिफ़िकल्टी इन विद फाइन मोटर स्किल्स, और उसको फाइन मोटर्स में भी डिफ़िकल्टी रहेगी, वो लिख नहीं पाएगा, ठीक है, टास्क को कर नहीं पाएगा, तो इट मे कैन अफेक्ट। नेक्स्ट, अगर उसको सोशल इमोशनल एस्पेक्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम रहेगी, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, अगर उसको क्रॉनिक इलनेस है तो उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो सकता है, मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, सोशल आइसोलेशन की वजह से भी हो सकता है। लो सेल्फ एस्टीम रहेगा, फियरफुल रहेगा, ठीक है, ज़्यादा बोलेगा नहीं, चुप चुप रहेगा, मिसिंग आउट रहेगा। सोशल विड्रॉल रहेगा, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, फ्रेंड्स नहीं बना पाएगा। बिहेवियरल चैलेंजेस रहेंगे उसके साथ, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, उसको पेन होता रहेगा, कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, उसका मूड नहीं होगा, मूड स्विंग्स होंगे, तो ये सब क्या है, बिहेवियरल चैलेंजेस है उसके साथ। सेंसरी मोटर कंसिडरेशन में मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ठीक है। पेन रिलेटेड सेंसरी अगर सेंसिटिविटी रहेगी, मींस उसको अगर सेंसरी में पेन हो रहा है, जैसे टेक्सचर, टेम्परेचर, पोजीशन, अगर हम उसकी चेंज कर रहे हैं तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। डिले मोटर डेवलपमेंट डिले हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट स्ट्रैटेजीज, अब हम क्या उसको सिखा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, क्या उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के अंदर। सबसे पहला आता है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, हम उसके लिए एक IEP डेवलप करते हैं, ठीक है, उसकी इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स को देख के, इंटरेस्ट को देख के, एबिलिटीज़ को देख के। फ्लेक्सिबल अटेंडेंस एंड शेड्यूलिंग, उसकी जो अटेंडेंस है उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है, हम उसको लर्निंग के लिए टाइम देते हैं,
ब्रेक के लिए टाइम देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासरूम मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसकी सिटिंग कंफर्टेबल हो, मेडिकल केयर उसके लिए एक्सेसिबल हो, और उसको रेस्ट चाहिए तो उसको परमिशन दी जाए ब्रेक के लिए। तो ये क्लासरूम मॉडिफिकेशंस हम उसके लिए करते हैं। नेक्स्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इमोशनल पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कोलैबोरेशन विद मेडिकल प्रोफेशनल के साथ कोलैब करते हैं, जैसे अगर उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है तो थेरेपिस्ट दे दिया उसको, ठीक, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, तो इन सब के साथ कोलैब करते हैं। तो ये हमारी 5.4 भी ख़त्म होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विद क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ओके, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है उसको, तो उसके साथ अभी कॉम्बिनेशन देखने हैं। सबसे पहले उसकी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, कॉग्निटिव चैलेंजेस रहेंगे उसके साथ। कॉग्निटिव चैलेंजेस में मीन्स उसको मेमोरी डिफ़िकल्टी रहेगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी रहेगी, जल्दी भूल जाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा। स्लोअर प्रोसेसिंग स्पीड, उसकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको बहुत ट्रबल होगा। जो उसके कॉग्निटिव रिलेटेड चेंजेस है, पढ़ाई लिखाई में उसका कम ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, इश्यूज विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शंस, उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में प्रॉब्लम होगी, रीजनिंग नहीं कर पाएगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। मोटर फिजिकल चैलेंजेस, मोटर एंड फिजिकल चैलेंजेस में उसको मोबिलिटी में डिफिकल्टी होगी, उसको असिस्टिव डिवाइस की रिक्वायरमेंट रहेगी, मसल्स में पेन रहेगा, ट्रमर्स रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा। अगर उसको फाइन मोटर में प्रॉब्लम है तो वो लिख नहीं पाएगा, ड्रॉ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़, अगर उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं तो उसको सेंसरी सेंसिटिविटी रहेगी, लाइट से, साउंड से, टेक्सचर से। उसको विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी होगी, स्पेशल अवेयरनेस में इम्पेयर्ड रहेगा उसका, नेविगेटिंग फिजिकल स्पेस, वो अच्छे से स्पेस को परख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फैटिग एंड सीजर्स, वो फैटिग रहेगा अगर जैसे उसको क्रोनिक फैटिग है तो वो जल्दी थक जाएगा, ठीक है, उससे उसका पार्टिसिपेशन इम्पैक्ट होगा, टेंशन इम्पैक्ट होगा। अगर उसको सीजर्स आ रहे हैं तो वो लर्निंग पे फोकस नहीं कर पाएगा। इमोशनल एंड सोशल चैलेंजेस में इट इंक्रीज द एंग्जाइटी, उसको एंग्जाइटी इंक्रीज हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, सोशल डिफिकल्टीज ड्यू टू द लिमिटेशंस इन डिफरेंस इन फिजिकल एबिलिटीज़, तो इसमें क्या होगा, उसको सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, उसको सोशली बहुत डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट, बिहेवियरल चैलेंजेस रहेंगे उसके साथ। इनकन्सिस्टेंट लर्निंग एबिलिटीज़, इनकन्सिस्टेंट मीन्स कहीं कहीं वो ज़्यादा वीक रह जाएगा, कहीं कहीं वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट, नीड्स फॉर स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, उसको स्पेशलाइज सपोर्ट की बहुत नीड रहेगी, आईईपी की नीड रहेगी, असिस्टिव डिवाइसेस की नीड रहेगी, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा, रेगुलर ब्रेक्स चाहिए होंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ होंगी। तो यहाँ पे हमारी 5.5 भी ख़त्म होती है। यही था, इसमें हम सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। अगर हमको डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो हम इजीली उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी 2 डिसेबिलिटीज़ देंगे, वो आपको उन दोनों को देखना है। अगर एक बच्चा है, उसको ये दोनों डिसेबिलिटी हैं तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। अगर आपको डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता है, डिसेबिलिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है तो आप आंसर बना लोगे। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये है कि आप अगर इस वीडियो को भी 2 या 3 बार देखते हो तो आपका एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैसे आंसर राइट करना है अपना, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये पेपर नंबर 2 भी बिल्कुल फिनिश होता है।